हेलो हेलो। अच्छा भाई, हम लोग बात कर रहे थे चार्ल्स लॉ की। चार्ल्स लॉ के अंदर मैं ये बता रहा था, चार्ल्स लॉ के अंदर वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के। अगर टेम्परेचर बढ़ा दिया जाएगा तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा। लास्ट वीडियो जो खत्म हुई है वो इस वजह से खत्म हुई है क्योंकि मेरा इंटरनेट कनेक्शन बहुत खराब चल रहा है और पता नहीं क्या मसला है उसको। हालांकि 5 MB का लगा हुआ है, 5 MB प्लस 5 MB स्पीड आती है उसकी, फिर भी पता नहीं क्या मसला है, लेकिन फिर भी हमें गुजारा तो करना ही है। तो यहाँ पे चार्ल्स लॉ ये बोलता है, चार्ल्स लॉ बोलते हैं कि अगर टेम्परेचर ज्यादा होगा तो वॉल्यूम भी ज्यादा होगा। टेम्परेचर ज्यादा होगा मतलब इसकी एग्जांपल मैंने ऐसी दी थी कि मान लो कि अगर आप किसी गैस के मॉलिक्यूल को हीट कर रहे हो, काइनेटिक एनर्जी बढ़ने से क्या होगा कि गैस के मॉलिक्यूल तेज तेज भागना शुरू कर देंगे और एक दूसरे से दूर हो जाएंगे। जब एक दूसरे से दूर हो जाएंगे तो ज्यादा जगह घेरेंगे और उनका वॉल्यूम बढ़ जाएगा। इसी की उल्टी एग्जांपल है जब आप टेम्परेचर कम करो। टेम्परेचर कम करने से क्या होगा कि गैस के मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी और वो एक दूसरे के करीब करीब आना शुरू हो जाएंगे। जब एक दूसरे के करीब करीब आएंगे तो कम जगह घेरेंगे, कम कम स्पेस ऑक्युपाई करेंगे और उनका वॉल्यूम कम हो जाएगा। इसी तरह से मैं यहाँ पे क्या बता रहा था, मैं यहाँ पे बता रहा था कि वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के। अगर मैं प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाता हूँ तो ये हो जाएगा वॉल्यूम इक्वल्स टू, प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाऊंगा तो यहाँ पे लग जाएगा के और ये हो जाएगा v इक्वल्स टू के टी, यानी कि के कांस्टेंट आ गया। या फिर मैं इसको ऐसे कर लूं v अपॉन टी इक्वल्स टू के। अब देखो ये तो हो गई इक्वेशन नंबर ए। अगर मैं इसी तरह से दो गैसेस की बात करूं, अगर मैं फॉर टू गैसेस बात करता हूं, दो गैसेस के रिस्पेक्ट से बात करता हूं, तो यहाँ पे गैस वन के लिए क्या हो जाएगा, गैस वन के लिए हो जाएगा v1 अपॉन t1 और यहाँ पे इक्वल्स टू के, और यहाँ पे गैस टू के लिए क्या हो जाएगा, गैस टू के लिए हो जाएगा v2 अपॉन t2 इक्वल्स टू के, इक्वल्स टू के। ठीक है, और इसके बाद मैंने इन दोनों गैसेस, इन दोनों को कंपेयर किया तो ये क्या हो जाएगा v1 अपॉन t1 इक्वल्स टू v2 अपॉन t2। तो इस तरह से हमारे पास ये फॉर्मूला बन गया। अगर मैं क्या करूं, मैं इसको ग्राफ पे प्लॉट करूं, देखो भाई एक बात याद रख लो, यहाँ पे ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो कोई भी चीज तो उसका ग्राफ कैसे बनता है, जब भी कोई चीज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है तो उसका ग्राफ बनता है एक स्ट्रेट लाइन की सूरत के अंदर। ठीक है ना, ग्राफ बनेगा स्ट्रेट लाइन की सूरत में। यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, टेम्परेचर को प्लॉट कर रहा हूँ y एक्सिस पे और वॉल्यूम को प्लॉट कर रहा हूँ x एक्सिस पे। यहाँ पे टेम्परेचर एक बात याद कर लो कि 273 केल्विन है। टेम्परेचर स्टैंडर्ड जो होता है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर होता है 273 केल्विन। हम यहाँ से ही ग्राफ को प्लॉट करेंगे तो देखो टेम्परेचर y एक्सिस पे प्लॉट हुआ है, अगर ये ऊपर जाएगा तो बढ़ेगा, वॉल्यूम x एक्सिस पे प्लॉट हुई है आगे जाएगी तो बढ़ेगी। तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाता है, जैसे टेम्परेचर ऊपर जा रहे हैं ना, तो वैसे वैसे वॉल्यूम भी आगे बढ़ रहा है। देखो टेम्परेचर आगे बढ़ते जा रहे हैं और वॉल्यूम बढ़ता जा रहा है। यहाँ पे वाला जो पॉइंट होगा, पहले वाला पॉइंट था v1 और t1 और ये वाला जो पॉइंट हो गया वो हो गया v2 और ये t2। अब देखो मैं बता दूं वॉल्यूम कैसे बढ़ गया और टेम्परेचर कैसे बढ़ गया। यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसका टेम्परेचर y एक्सिस पे देखो, ये उसका वॉल्यूम था v, यहाँ पे उसका वॉल्यूम हो गया v2 और यहाँ पे ये देखो कितना बढ़ गया है और टेम्परेचर भी देखो कितना ज्यादा बढ़ गया था कि फिर मेरा कनेक्शन अटक गया। मैं ये बता रहा था कि मेरा कनेक्शन अटक गया, फिर अटक गया मेरा कनेक्शन, फिर अटक गया मेरा कनेक्शन, अब सही हुआ जाके। अब देखो मैं ये बता रहा था कि यहाँ पर वॉल्यूम v1 और वॉल्यूम v2 और t2, ये देखो देखने से ही पता लग रहा है यहाँ पर वॉल्यूम कुछ भी नहीं है और वॉल्यूम कितना ज्यादा बढ़ गया है यहाँ पे, और यहाँ पे टेम्परेचर कितना कम था और यहाँ पे टेम्परेचर कितना ज्यादा बढ़ गया। तो ये बात समझ में आई कि वक्त के साथ साथ टेम्परेचर बढ़ा है और वक्त के साथ साथ वॉल्यूम भी बढ़ गया है और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लाइन बनेगी, स्ट्रेट लाइन। ठीक है, अब पेपर के अंदर ना दो सवाल बहुत सारे पूछे जाते हैं एमसीक्यूज के अंदर। एक बात ये और याद रख लो कि कांस्टेंट, यहाँ पर ना चार्ल्स लॉ के अंदर एक चीज कांस्टेंट होती है, चार्ल्स लॉ के अंदर होता है कांस्टेंट प्रेशर, चार्ल्स लॉ के अंदर होता है कांस्टेंट प्रेशर। एक बात और बता दूं, एक बात और बता दूं, मैं एक बात और बता रहा हूँ, बात क्या बता रहा था मेरे ध्यान से निकल गई। हाँ, पेपर में एक सवाल पूछा जाता है कि एब्सोल्यूट टेम्परेचर क्या चीज है। एब्सोल्यूट टेम्परेचर होता है टेम्परेचर इन केल्विन, ऐसा टेम्परेचर जिसको केल्विन के अंदर मेजर किया जाए वो टेम्परेचर कहलाता है एब्सोल्यूट टेम्परेचर।
एक और सवाल पूछा जाता है कि एब्सोल्यूट केल्विन क्या चीज है, या सॉरी एब्सोल्यूट जीरो क्या चीज है, तो आप बता दो कि एब्सोल्यूट जीरो बोलते हैं जीरो केल्विन को, और वो बोलते हैं कि एब्सोल्यूट जीरो पे क्या हो जाएगा, तो एब्सोल्यूट जीरो के ऊपर सारी गैसेस जो होती हैं वो लिक्विफाई हो जाती हैं। मतलब आज तक कोई जीरो केल्विन तक पहुंचा नहीं है, लेकिन एक थ्योरी है कि अगर कोई भी गैस जीरो केल्विन तक पहुंचेगी तो वो गैस लिक्विड में हो जाएगी। ओके, जैसा हमारा एमसीक्यू चैप्टर नंबर 2 के स्टार्ट होंगे तो वैसे ही हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन आप ये देख रहे हो कि कितनी वीडियो अटक रही है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा इंटरनेट कनेक्शन इतना खराब चल रहा है। अब इसके बाद हमारा कौन सा लॉ है, इसके बाद है हमारा एवोगाड्रोस लॉ। इसके बाद कौन सा लॉ है, इसके बाद है एवोगाड्रोस लॉ। एवोगाड्रोस एवोगाड्रोस लॉ, ठीक है भाई। इसके बाद है एवोगाड्रोस लॉ। एवोगाड्रोस लॉ बड़ा सिंपल है। एवोगाड्रोस लॉ बोलता है वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ मोल्स के। देखो एवोगाड्रोस लॉ बड़ा सिंपल बोलता है जितने ज्यादा लोग होंगे उतनी ज्यादा जगह घेरेंगे। एवोगाड्रोस लॉ के मुताबिक जितने ज्यादा नंबर ऑफ मोल्स होंगे उतनी ज्यादा जगह घेरेंगे, उतना ज्यादा वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेंगे। जितने कम नंबर ऑफ मोल्स होंगे उतनी कम जगह घेरेंगे। एक इसका स्टेटमेंट और है वो भी बता दूं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये बोलता है कि वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ मोल्स के। प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा तो क्या लग जाएगा, कांस्टेंट। कांस्टेंट हो गया फिलहाल के, और साथ में लग जाएगा n। ये क्या हो जाएगा, v अपॉन n इक्वल्स टू k। अब देखो ये तो मैंने एक फॉर्मूला ड्राइव कर लिया। अगर इसी तरह से एक और फॉर्मूला सिमिलरली मैं इसको ड्राइव सिमिलरली v1 अपॉन n1 इक्वल्स टू v2 अपॉन n2। यहाँ पे ये दूसरा वाला फॉर्मूला मैंने ड्राइव कर लिया, v1 अपॉन n1 इक्वल्स टू v2 अपॉन n2। ये दूसरा फॉर्मूला हमने ड्राइव कर लिया। एवोगाड्रोस लॉ के अंदर एक चीज याद कर लें, एवोगाड्रोस लॉ के अंदर ये सारी बात करते हैं स्टैंडर्ड टेम्परेचर पे, स्टैंडर्ड टेम्परेचर पे और स्टैंडर्ड प्रेशर पे, सही ना। अप्लाइज ऑन स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। अब देखो एक बार बता दो, स्टैंडर्ड टेम्परेचर कितना होता है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर होता है 273 केल्विन, और स्टैंडर्ड प्रेशर होता है 1 एटमॉस्फेरिक। अब देखो ये तो इसकी फर्स्ट स्टेटमेंट थी। सेकंड स्टेटमेंट क्या है इसकी, सेकंड स्टेटमेंट है, सेकंड स्टेटमेंट समझा दो, बड़ी आसान सी है। सेकंड स्टेटमेंट के अंदर ये बोलता है कि अगर दो गैसेस हैं, दो गैसेस के वॉल्यूम बराबर हैं, या दोनों गैसेस के नंबर ऑफ मोल्स बराबर हैं, तो उन दोनों गैसेस के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या नंबर ऑफ एटम्स भी बराबर होंगे। देखो मैं ये इसको लिख के बता देता हूँ। बोल रहे हैं इक्वल वॉल्यूम, इक्वल वॉल्यूम, इक्वल वॉल्यूम ऑफ टू गैसेस contains equal number of moles and equal number of molecules। सही ना, ये बात समझ में आ रही है भाई। बहुत आसान सा एवोगाड्रोस लॉ, बहुत बहुत आसान सी बात बोल रहे हैं। बोले दो गैसेस हैं, दोनों गैसेस के अगर वॉल्यूम बराबर है तो उनके नंबर ऑफ मोल्स भी बराबर होंगे, उनके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी बराबर होंगे। कैसे होंगे, मैं आपको फॉर्मूला से समझा देता हूँ, आपको फॉर्मूला समझ में आ जाएगा। मान लो मेरे पास दो गैसेस हैं, एक गैस है कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरी गैस है मान लो मेरे पास हाइड्रोजन गैस, ठीक है। पहली कार्बन डाइऑक्साइड गैस का वॉल्यूम भी है 44.8 डेसीमीटर क्यूब, ये इसका वॉल्यूम है। और दूसरी गैस का वॉल्यूम भी कितना है, 44.8 डेसीमीटर क्यूब। देखो आपको यहाँ पे नजर आ रहा है कि दोनों गैसेस के वॉल्यूम बराबर हैं। अगर दोनों गैसेस के वॉल्यूम बराबर होंगे तो क्या होगा, फॉर्मूला लगेगा वॉल्यूम वाला, नंबर ऑफ मोल्स का, नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला होता है वॉल्यूम डिवाइडेड बाय मोलर वॉल्यूम। यहाँ पे भी यही फॉर्मूला यूज होगा, नंबर ऑफ मोल्स का वॉल्यूम डिवाइडेड बाय मोलर वॉल्यूम। ये क्या हो जाएगा, वॉल्यूम की जगह पे आएगा 44.8 डिवाइडेड बाय मोलर वॉल्यूम कितना होता है 22.4, और नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे 2। इसी तरह से यहाँ पे भी होगा, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स टू वॉल्यूम की जगह पे आएगा 44.8, मोलर वॉल्यूम की जगह पे आएगा 22.4, और यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स कितना आ जाएंगे, 2 आ जाएंगे। देखो यहाँ पे भी नंबर ऑफ मोल्स 2 आ रहे हैं और वहां पे भी नंबर ऑफ मोल्स 2 आ रहे हैं। अगर दोनों के नंबर ऑफ मोल्स बराबर हैं तो दोनों के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी बराबर होंगे, क्योंकि दोनों के लिए फॉर्मूला सेम लगेगा नंबर ऑफ मोल्स का। वो फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड बाय एवोगाड्रो नंबर। इस फॉर्मूला से हम लोग नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालेंगे, दोनों के लिए सेम आंसर आएगा क्योंकि दोनों के लिए वैल्यूज तो फिक्स है। अब एक काम करो, मैं सामने से हट रहा हूँ 1-2 सेकंड के लिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। मुझे उम्मीद है कि अब तक स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने, तो मैं अब आगे से हट गया था और मैं वापसी आ गया हूँ।
और मैं अब पढ़ा रहा हूं, क्या चीज पढ़ा रहा हूं मैं अब मैं पढ़ा रहा हूं जनरल गैस इक्वेशन। क्या चीज पढ़ा रहा हूं भाई? जनरल गैस। इसके बाद अब मैं पढ़ा रहा हूं जनरल गैस इक्वेशन, ठीक है ना। जनरल गैस इक्वेशन की हम कोई डेरिवेशन नहीं पढ़ रहे हैं, जनरल गैस इक्वेशन को हम लोग डायरेक्टली फॉर्मूला से पढ़ रहे हैं। फॉर्मूला बड़े सिंपल से हैं। जनरल गैस इक्वेशन, पेपर में सवाल आता है या एमसीक्यूज में सवाल आता है कि जनरल गैस इक्वेशन कौन कौन से गैस लॉज का कॉम्बिनेशन है। तो जनरल गैस इक्वेशन कॉम्बिनेशन है किस चीज का? कॉम्बिनेशन ऑफ बॉयल्स लॉ, बॉयल्स लॉ, और उसके बाद चार्ल्स लॉ, और इसके बाद एवोगाड्रो है जनरल गैस इक्वेशन। जनरल गैस इक्वेशन के दो फॉर्मूलाज हैं, मैं आपको बता रहा हूं जनरल गैस इक्वेशन के। ये है PV इक्वल्स टू nRT, और दूसरा फॉर्मूला है P1 V1 अपॉन T1 इक्वल्स टू P2 V2 अपॉन T2। ठीक है, ये दो फॉर्मूलाज है जनरल गैस इक्वेशन के। अब जनरल गैस इक्वेशन के अंदर एक चीज यूज हुई है R। ये R क्या चीज है? R से मुराद है जनरल गैस कांस्टेंट, जनरल गैस कांस्टेंट, और इसकी दो वैल्यूज हैं, बल्कि इसकी तीन वैल्यूज हैं। तीन वैल्यूज आप लोग याद कर लो, क्योंकि तीसरी वैल्यू हमने फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में नहीं पढ़ी है, लेकिन एमसीक्यूज में पूछी जाती है। देखो सबसे पहली वैल्यू, इसकी फर्स्ट वैल्यू क्या है? इसके यूनिट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यूनिट्स याद रखिएगा, ठीक है ना। इसकी फर्स्ट वैल्यू क्या है? इसकी फर्स्ट वैल्यू है 0.0821, और इसके साथ यूनिट है एटमॉस्फेरिक इनटू डेसीमीटर क्यूब डॉट मोल इनवर्स डॉट केल्विन इनवर्स। इसकी दूसरी वैल्यू है, सेकंड वैल्यू है इसकी सेकंड वैल्यू 8.314, और उसके बाद जूल मोल इनवर्स और केल्विन इनवर्स, ठीक है ना। जूल मोल इनवर्स और केल्विन इनवर्स इसकी सेकंड वैल्यू है। और उसके बाद इसकी थर्ड वैल्यू क्या है? इसकी थर्ड वैल्यू याद कर ले, थर्ड वैल्यू है इसकी 8.314 एक्सपोनेंशियल 7 ERG स्क्वायर और मोल इनवर्स डॉट केल्विन इनवर्स, ठीक है ना। ये सब इसकी वैल्यूज हैं। पहली वाली वैल्यू जो है वो SI यूनिट्स में है, ये SI यूनिट्स में है, ठीक है। उसके बाद ये कॉमन यूनिट्स हैं, और ये ब्रिटिश यूनिट्स हैं, इसके अंदर इसकी वैल्यूज हैं। सही, यहां तक आपको समझ में आ गया? जनरल गैस इक्वेशन समझ में आ गई। जनरल गैस इक्वेशन के बाद है डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, भाई डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर बड़ा आसान सा है। डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर सिर्फ एक छोटी सी बात करता है। वो छोटी सी बात यह है कि अगर आप देखो, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर सिंपल सी बात बोलता है, बोले अगर एक कंटेनर के अंदर बहुत सारी गैसेस मौजूद हैं, तो लाजमी सी बात है कि हर गैस का अपना अलग अलग प्रेशर होगा। अगर मैंने उस कंटेनर का टोटल प्रेशर निकालना है, तो मैं सारी गैसेस के अलग अलग प्रेशर को ऐड कर दूंगा, तो मेरे पास टोटल प्रेशर आ जाएगा। समझ रहे हो मेरी बात? नहीं समझ रहे? दोबारा समझाता हूं। मान लो कि अगर मैंने ना चंदा इकट्ठा करना है, मैंने क्या करना है भाई? मैंने चंदा इकट्ठा करना है, और मैंने ना क्या करना है भाई? चंदा इकट्ठा करके कुछ भी करना है। चंदा इकट्ठा करके लैपटॉप लेना है, मान लो मुझे चंदा इकट्ठा करना है, मान लो 10,000 रुपए। अब मैं 10,000 रुपए अगर मैंने जमा करने हैं, तो मैं क्या कर रहा हूँ? बहुत सारे लोगों से इंडिविजुअल्स कलेक्ट कर रहा हूँ, मतलब इंडिविजुअली पैसे कलेक्ट कर रहा हूँ। कोई मुझे 3,000 दे रहा है, कोई मुझे 2,000 दे रहा है, कोई मुझे 500 दे रहा है, कोई मुझे 100 दे रहा है, कुछ भी इस तरह से। सही ना? तो इस तरह से मैं सबसे चंदा जमा कर रहा हूँ किसी भी चीज के लिए, मस्जिद में लगाने के लिए, किसी भी चीज के लिए। तो सबसे इंडिविजुअल पैसे जमा करते जा रहा हूँ। अगर मैं सबके इंडिविजुअल पैसों को सम कर लूंगा, सबको ऐड कर लूंगा, तो मेरे पास टोटल पैसे आ जाएंगे। मतलब यार ये कोई बात हुई? इतनी आसान सी बात है। तो इसी तरह से वो बोल रहे हैं कि भाई एक कंटेनर है, एक कंटेनर के अंदर बहुत सारी गैसेस मौजूद हैं, हर गैस का अपना अलग अलग इंडिविजुअल प्रेशर है। अगर उन सारी गैसेस के इंडिविजुअल प्रेशर को ऐड कर दिया जाएगा, तो टोटल प्रेशर आ जाएगा। तो इस बात को उसने इस तरह से बताया कि अगर आपने टोटल प्रेशर निकालना है, और कंटेनर के अंदर बहुत सारी गैसेस हैं, मान लो पहली गैस का प्रेशर है P1, दूसरी गैस का प्रेशर है P2, तीसरी गैस का प्रेशर है P3, प्लस डॉट 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 प्लस बहुत सारी गैसेस में मैंने कर दिया Pn। जितनी भी गैसेस हैं, उन सबके गैसेस के इंडिविजुअल प्रेशर को ऐड कर दोगे, तो आपके पास टोटल प्रेशर
आ जाएगा। तो अगर आपने टोटल प्रेशर निकालना है, टोटल प्रेशर निकालना है तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे, ठीक है। और अगर आपने उस कंटेनर के अंदर सारी गैसेस का टोटल प्रेशर निकाल लिया, लेकिन आपको टोटल प्रेशर तो अब पता है, लेकिन आपको किसी गैस का पार्शियल प्रेशर नहीं पता, यानी किसी गैस का एक इंडिविजुअल गैस का प्रेशर नहीं पता। मान लो एक कंटेनर के अंदर हाइड्रोजन गैस भी थी, ऑक्सीजन गैस भी थी, कार्बन डाइऑक्साइड भी थी, सब थे, लेकिन आपको उसमें से हाइड्रोजन गैस का प्रेशर नहीं पता, तो वो आपको पार्शियल प्रेशर नहीं पता। तो अगर आपने पार्शियल प्रेशर निकालना है तो आपके लिए एक अलग फॉर्मूला उसने ड्राइव करके दिखाया फॉर पार्शियल प्रेशर। पार्शियल प्रेशर जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला है पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस डिवाइडेड बाय टोटल प्रेशर इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स, और यहाँ पे मैंने कर लिया मल्टीप्लाई बाय टोटल प्रेशर। ये पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस निकालने का फॉर्मूला है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स, और इसको मल्टीप्लाई कर दो टोटल प्रेशर से, आपके पास पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस आ जाएगा। अब पेपर में एक या एमसीक्यूज में एक सवाल और भी आता है कि डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर को कौन से दो गैसेस ओबे नहीं करती, यानी वो कौन सी दो गैसेस हैं, वो कौन सी दो गैसेस हैं जो कि डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर को ओबे नहीं करती या फॉलो नहीं करती। तो वो गैसेस का पेयर है नाइट्रोजन गैस एंड ऑक्सीजन गैस। डू नॉट ओबे, डोंट ओबे, डोंट ओबे, डोंट ओबे, डोंट ओबे डाल्टन्स लॉ। सही ना, ये बात याद रखिएगा। नाइट्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस जो है वो डाल्टन्स लॉ को ओबे नहीं करती। ये नाइट्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस कहाँ पे शामिल होती है, ये कहाँ पे होती है, हवा में होती है, एयर में होती है, हमारी हवा में होती है, और ये डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर को फॉलो नहीं करती। अच्छा, एक आखिरी चीज, आज के लेक्चर की एक आखिरी चीज और बता रहा हूँ। वो आखिरी चीज क्या है भाई, पेपर के अंदर कभी कभार सवाल आता है कि रियल गैसेस और आइडियल गैसेस में कब फर्क आता है। रियल गैसेस डोंट ओबे, डोंट ओबे आइडियल बिहेवियर एट। भाई पेपर में सवाल आता है कि रियल गैसेस कौन कौन सी दो कंडीशंस पे आइडियल बिहेवियर को ओबे नहीं करती। सबसे पहले तो आप ये समझ लो कि आइडियल बिहेवियर क्या है। आइडियल बिहेवियर या आइडियल गैस जो होती है वो क्या होता है, उनके दरमियान में, गैसेस के मॉलिक्यूल के दरमियान में कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या कोई फोर्स ऑफ रिपल्जन नहीं होनी चाहिए, और होती भी नहीं है। कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या कोई फोर्स ऑफ रिपल्जन आमतौर पर गैसेस के मॉलिक्यूल के दरमियान में नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि गैसेस के मॉलिक्यूल एक दूसरे से इतना दूर दूर होते हैं कि ना ही तो उनको अट्रैक्शन फील होती है, ना ही उनको रिपल्जन फील होती है। लेकिन अगर गैस के मॉलिक्यूल्स करीब आ जाए, अगर करीब आएंगे तो या तो एक दूसरे से प्यार करेंगे, यानी उनके दरमियान में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होगी, और या तो अगर करीब आएंगे तो एक दूसरे से नफरत करने लगेंगे, उनको पसंद नहीं आएगा एक दूसरे के साथ रहना, तो अब एक दूसरे को रिपेल करेंगे, यानी फोर्स ऑफ रिपल्जन डेवलप हो जाएगी। लेकिन सवाल ये होता है कि ये करीब आएंगे कब? करीब आते हैं दो कंडीशंस पे, या तो टेम्परेचर कम हो यानी कि सर्दी हो, टेम्परेचर होगी तो गैसेस के मॉलिक्यूल करीब करीब आ जाएंगे, या आप ऊपर से प्रेशर बढ़ा दो, प्रेशर बढ़ा दोगे तो गैसेस के मॉलिक्यूल वापसी एक दूसरे के करीब आ जाएंगे। तो इस तरह से उनके दरमियान में या तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्जन डेवलप हो जाएगी अगर गैसेस के मॉलिक्यूल करीब आ जाए। करीब कहां पे आते हैं? जब टेम्परेचर कम हो या जब प्रेशर ज्यादा हो। तो इसका जवाब है लो टेम्परेचर, लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर। ठीक है भाई। एक सवाल और आता है कि रियल गैसेस ओबे आइडियल बिहेवियर एट। रियल गैसेस ओबे करती हैं आइडियल बिहेवियर को कहां पर? हाई टेम्परेचर पे और लो प्रेशर पे। हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर, यानी कि अब रियल गैसेस आइडियल बिहेवियर को ओबे कब करती है? जब इसका उल्टा हो जाए, यानी टेम्परेचर ज्यादा होगा तो गैसेस के मॉलिक्यूल एक दूसरे से दूर दूर भागेंगे। जब एक दूसरे दूर दूर भागेंगे तो ना ही तो उनके दरमियान में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी, ना ही फोर्स ऑफ रिपल्जन होगी। और ऐसा ही एक और कंडीशन भी हो सकता है जब प्रेशर बहुत कम हो। लो प्रेशर होगा तो जैसे मैंने परफ्यूम वाली एग्जांपल दी थी लास्ट क्लास के अंदर, तो जब लो प्रेशर होगा तो गैसेस के मॉलिक्यूल एक दूसरे दूर दूर भागेंगे। जब एक दूसरे दूर दूर भागेंगे तो उनके दरमियान में वापसी क्या हो जाएगा? या तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन खत्म हो जाएगी या फोर्स ऑफ रिपल्जन खत्म हो जाएगी, जो भी है। इस तरह से वो आइडियल बिहेवियर को ओबे करेंगे। अब यहाँ तक मैंने खत्म करवा दिया। अब मैं किसी और क्लास में वापसी कंटिन्यू करूंगा ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन से, और फिर उसके बाद लिक्विड और सॉलिड्स को उसी लेक्चर के अंदर खत्म करेंगे, फिर एमसीक्यूज की तरफ आएंगे इंशाल्लाह। ओके, अल्लाह हाफिज।